चलिए दोस्तों, आज हम हमारे इस लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है मैथमेटिकल मेथड्स। ठीक है। अब ये चैप्टर हमें क्यों दिया गया है फिजिक्स में? देखिए, जनरली मैथमेटिक्स में हम नॉर्मली क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं या फिर ज्योमेट्री से उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। फिजिक्स में इसके अलावा भी हमें और कई तरीके के मैथमेटिकल टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल वेक्टर्स या कैलकुलस, जिसे हम इस चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। ये जो वेक्टर्स या फिर कैलकुलस है ना, ये मैथमेटिक्स में हमें डिटेल में पढ़ना होता है, लेकिन चूंकि मैथमेटिक्स में ये चैप्टर काफ़ी बाद में स्टडी करने होते हैं और फिजिक्स के लिए इन चैप्टर्स की फ़िलहाल हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है या फिर जितना हमें फिजिक्स में ज़रूरत पड़ेगा उतना ही पार्ट इस चैप्टर में कवर किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये जो मैथमेटिकल मेथड्स है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, ये 2 पार्ट में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट इज़ वेक्टर्स, जिसमें वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं, ठीक है, उनके ऑपरेशंस क्या होते हैं, इन्हें हम समझेंगे। और जो सेकंड पार्ट है वो है कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस में शायद से आपने नाम सुना हो, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह, वो सब कैलकुलस का पार्ट होता है। शुरुआत में हम समझते हैं वेक्टर और इसी के साथ अब हमारे चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, वेक्टर को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए एक स्केलर क्या होता है। ठीक है, और स्केलर को ही देखने के बाद हम वेक्टर को समझेंगे। चलो, अगर मैं स्केलर की बात करूं तो कोई भी स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? अब फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड एज स्केलर्स, दैट इज दे आर स्पेसिफाइड बाय नंबर एंड यूनिट। देखिए, फिजिक्स में हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को समझा था। कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में हमने एक्सप्रेस किया था और फिर उसके बाद में उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ करके डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बने थे। अब देखें तो इतने सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ है, तो उनमें से कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है जिन्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड से मेरा कहने का मतलब है कि उसके ना कुछ वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है, उसका मास है 5 kg। ठीक है, अब ये 5 kg जो है, 5 इज़ द नंबर एंड kg इज़ द यूनिट। तो हम ये कहते हैं कि कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी पर्टिकुलर वैल्यू, और उन्हें रिप्रेजेंट किया जाएगा नंबर एंड अ यूनिट से। तो फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपसे कहा मास, सो इफ आई से मास इज 5 kg, देन 5 इज माय नंबर। ठीक है, और ये किलोग्राम क्या है, kg इज अ यूनिट। सो दिस काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज और सिंपली स्केलर क्वांटिटीज। नाउ अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो टेम्परेचर भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल 30 डिग्री सेल्सियस और 45 डिग्री सेल्सियस वगैरह, है ना। उसके साथ टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। सो टेम्परेचर ले लीजिए आप, टाइम ले लीजिए, मास ले लीजिए, यहाँ तक कि एनर्जी जो होता है, जिसे आप वर्क डन भी कह सकते हो, वर्क डन या एनर्जी, ये भी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज़ होती है। चलिए समझते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है। वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है विच नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसमें उन्होंने कुछ एग्जाम्पल बताए, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और फोर्स। समझते हैं कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मेरे पास कोई एक फोर्स है F, सो F इज अ फोर्स विच हैज़ गॉट लेट से मैग्नीट्यूड ऑफ 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन वाला फोर्स है। लेकिन जब भी हम फोर्स की बात करेंगे तो हम कैसा करते हैं, फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगने वाला है। फॉर एग्जांपल ये अगर मेरे पास कोई बॉडी है जिसका मास है m, इसे अगर मैं कोई फोर्स अप्लाई करूँ इस पर्टिकुलर बॉडी पर, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हमारा जो फोर्स है वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो बॉडी है वो भी कौन से डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाएगी, एक्स डायरेक्शन में। अगर इसी पर्टिकुलर बॉडी पर मैं दूसरा एक फोर्स लगा लेता हूँ और वो जो पर्टिकुलर फोर्स है इसको नाम दे रहा हूँ मैं F1 एंड विच इज़ गोइंग अपवर्ड। ठीक है, अगर ऐसा फोर्स है कि जो अपवर्ड लग रहा है तो हम बता सकते हैं कि माई पर्टिकुलर बॉडी विल स्टार्ट टू मूव ऑन अपवर्ड साइड। ऐसे ही अगर डायरेक्शन बदल जाएगा फोर्स का तो ऑब्वियसली वो जो पर्टिकुलर बॉडी है उसका डिस्प्लेसमेंट भी बदल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है, मतलब उसके पास नंबर है, यूनिट है, लेकिन साथ में उसके लिए पास डायरेक्शन भी है। और जब तक हम डायरेक्शन नहीं बता सकते वो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। उसी तरीके से वेलोसिटी हो सकती है।
चलिए मान के चलते हैं मेरे पास कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को मैंने सर्टन फोर्स के साथ डिस्प्लेस करने की कोशिश की। जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करूंगा, ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हो रहा है। और ये जो मूवमेंट है, दिस पर्टिकुलर मूवमेंट इज हैपनिंग इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, एंड दैट्स व्हाई आई कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ vector quantity, and thus velocity is also a vector quantity because velocity is displacement upon time। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के साथ बताया जाता है, तो वेलोसिटी भी क्या हुआ, एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैंने बोला फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी ये सभी वेक्टर क्वांटिटी है। इसके साथ साथ अगर आप टॉर्क की बात करें या मोमेंटम की बात करें तो वो सभी क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, चलिए अब किसी भी वेक्टर को ना बताने के लिए हमने कहा है थोड़ी देर पहले कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कि वेक्टर को ना एक्चुअली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास ये एक पर्टिकुलर फोर्स है F, जो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। अब कोई भी वेक्टर है, चाहे ए बी सी, आप कुछ भी लिख लीजिए, वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है उसके ऊपर एक बार साइन से। ठीक है, चाहो तो आप उसको एरो की तरह लिख सकते हो, एरो ही होता है एक्चुअली वो, लेकिन हर बार एरो नहीं लिखते हम लोग, हम क्या करते हैं, एक डैश या फिर बार साइन देते हैं उस पर्टिकुलर क्वांटिटी के ऊपर। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि गिवन क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसे कि हमने कहा कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी के पास होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो मैं इस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी, ये जो मेरे पास वेक्टर है ए, इसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मैं इसे लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। मान लीजिए कोई मेरे पास है वेक्टर पी, तो वेक्टर पी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिर्फ पी लिख लीजिए विदाउट एनी बार, दैट इज ऑल्सो फाइन, और यू शुड राइट दैट पर्टिकुलर वेक्टर इनसाइड ऑफ अ मॉड। जैसे ही मॉड के अंदर आ जाएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ठीक है, तो चाहे तो आप विदाउट बार लिख लीजिए सिंबल, वो जो पर्टिकुलर लेटर है, दैट इज ऑल्सो फाइन फॉर मैग्नीट्यूड, और यू हैव टू रिप्रेजेंटेड इट इनसाइड ऑफ अ मॉड। सो ये मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका होता है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हमारे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल पर आते हैं। अब हमने देखा है वेक्टर ए इज इक्वल टू, मगर अगर मैं यहाँ पर सिर्फ ए लिख रहा हूँ तो ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड। अब मुझे साथ में क्या चाहिए, उसकी डायरेक्शन, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ए इंटू डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये हो जाता है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वेक्टर। तो चलिए अब फोर्स को देखते हैं कैसे लिखूंगा मैं। अगर फोर्स मेरा एक वेक्टर है, सो इट विल बी रिटन एज, देखिए इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन, तो 10, और अभी फिलहाल अगर ये वेक्टर x डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं इसको लिखूंगा डायरेक्शन इन x, तो आई विल बी राइटिंग इट एज यू एक्स कैप। अब ये यू एक्स कैप क्या है, इसको आगे समझेंगे, वैसे ये यूनिट वेक्टर होता है, बट फिलहाल मैं क्योंकि ये पर्टिकुलर वेक्टर x डायरेक्शन में जा रहा है, इसके लिए इस यूनिट वेक्टर का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आगे हम अच्छे से समझेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ना वेक्टर के कई तरीके के टाइप्स होते हैं, तो एक एक करके एक एक टाइप को समझ लेते हैं। सबसे पहला टाइप है जीरो वेक्टर, या फिर इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं। जीरो नाम से ही ध्यान में आता है, ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, लेकिन उसके पास कोई सर्टन डायरेक्शन होती है। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या लिख कर दिया है हमें, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड विथ अ पर्टिकुलर डायरेक्शन is called as जीरो वेक्टर। सिम्बॉलिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो, और जीरो के ऊपर हमने एक एरो मार्क या बार मार्क लिख कर रखा है। अब उन्होंने ना दो एग्जांपल दिए हैं, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ स्टेशनरी पार्टिकल इज जस्ट जीरो वेक्टर, और एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या है ये देख लेते हैं। मान के चलिए एक बंदा है कोई ऐसा, अब वो रेस में दौड़ने वाला है। ठीक है, इस तरीके से उसको एक पर्टिकुलर रेस में दौड़ने वाला है, और यह मान लीजिए स्टार्टिंग मार्क है। अब फिलहाल उसे जहाँ पहुँचना है, ये मान लीजिए फ्लैग है, इस फ्लैग तक उसे पहुँचना है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए जब वो रेस स्टार्ट करेगा तो एक पर्टिकुलर दिशा में ही दौड़ेगा, मतलब उसकी क्या फिक्स हो गई है, डायरेक्शन फिक्स हो गई है। और अभी जो है रेस शुरू नहीं हुई है,
बस उसकी डायरेक्शन फिक्स है, जैसे ही रेस का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा वो अपने पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड के साथ दौड़ना भी चालू करेगा। अब यहाँ पर जब रेस शुरू नहीं हुई है उस समय हम कह सकते हैं कि उसकी स्पीड क्या है, जीरो है, उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो जैसे ही उसकी वेलोसिटी है वो जीरो, मतलब उसका मैग्नीट्यूड जीरो है, लेकिन उस वेलोसिटी के लिए फिलहाल एक डायरेक्शन फिक्स है और उसी डायरेक्शन के कारण हम कहेंगे दिस वेलोसिटी और दिस वेलोसिटी वेक्टर इज अ जीरो वेक्टर। ठीक है, वैसे ही कोई अगर बॉडी एक पर्टिकुलर स्पीड में, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रही है, तो कांस्टेंट स्पीड में हम जानते हैं देयर इज नो एक्सेलरेशन, लेकिन बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रही है तो हम कह सकते हैं कि भैया उसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन तो है, भले एक्सेलरेशन क्या हो जीरो, लेकिन उसके पास क्या है, डायरेक्शन है। तो उस कारण भी उस वेक्टर को क्या कहा जाएगा, एक्सेलरेशन वाले वेक्टर को जीरो वेक्टर। देखिए एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ये हम जानते हैं। अब वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर है, इसके लिए मैंने उसके ऊपर एक वेक्टर मार्क कर दिया है। एनीवे अब देखिए हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन वेक्टर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड इफ देर इज नो चेंज इन वेलोसिटी इवन दो टाइम इज सब्सटेंशियली मेजर्ड, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट में जाने के लिए कोई अगर बॉडी किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो इवन दो टाइम पासेस देर इज़ नो चेंज इन द वेलोसिटी, वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही है, तो हम इस केस में कह सकते हैं कि भैया हमारा जो वेक्टर ए है इट इज़ जीरो अपॉन दैट गिवन टाइम, दैट इज़ नथिंग बट जीरो। सो वेक्टर ए मतलब एक्सेलरेशन वेक्टर इज जीरो, इट मीन्स कि भैया उसका मैग्नीट्यूड तो जीरो है लेकिन उसके पास फिलहाल क्या है, डायरेक्शन है। चलिए अब क्या करते हैं हम, सेकंड टाइप की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड टाइप क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। मान लीजिए मेरे पास ना इस तरीके का एक बॉल रखा हुआ है, ठीक है। अब इस बॉल को अगर मैं 10 न्यूटन वाले फोर्स के साथ एक्स डायरेक्शन में लेकर जाना चाहूँ तो ऑब्वियसली बॉल विल बी डिस्प्लेस्ड इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। वो यहाँ पर है तो आगे थोड़ा सा चले जाएगा बिकॉज फोर्स लगा है, किस डायरेक्शन में लगा है, एक्स डायरेक्शन में। अब उसी बॉल पर साइमल्टेनियसली मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। इस फोर्स को नाम दे रहा हूँ मैं F2, और F2 जो है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, वाई डायरेक्शन में लग रहा है। चलो ये भी ठीक है। अब थोड़ा सोचिए, एक ही बॉल पर एक ही समय एक फोर्स F1 जो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है और F2 फोर्स जो वाई डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों ही फोर्सेस अगर उस बॉल पर लगेंगे तो क्या होगा, उसका रिजल्ट कुछ ऐसे आएगा कि ये जो पर्टिकुलर बॉल है ना तो वो पूरी तरीके से ऊपर जाएगा ना ही पूरी तरीके से एक्स डायरेक्शन में जाएगा, वो ना इन बिटवीन दिस टू डायरेक्शन मूव करेगा, मतलब हो सकता है वो इस पॉइंट पर आ जाए, ठीक है। अब हुआ क्या है, एक्स की तरफ फोर्स, वाई की तरफ फोर्स, लेकिन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ऐसा आया कि ये पर्टिकुलर बॉल या ये पर्टिकुलर बॉडी हैज़ मूव्ड इन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ये हम ऐसे भी कह सकते थे कि अगर इस पर्टिकुलर बॉडी पर F1 इन एक्स डायरेक्शन और F2 इन वाई डायरेक्शन ना लगते हुए मान लीजिए कोई एक फोर्स लग जाता R इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन एज आई एम शोइंग इट हियर इन द डायग्राम, तो भी ये बॉल जो है वो यहाँ पर आके मूव हो जाता, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर वेक्टर आर, यहाँ पर मैंने वेक्टर आर से रिप्रेजेंट किया है, दिस पर्टिकुलर वेक्टर आर इज अ रिजल्टेंट ऑफ फोर्स F1 एंड फोर्स F2। सो वेक्टर आर भी मेरा एक फोर्स ही हुआ जो रिजल्टेंट है, मतलब वो कंबाइंड या फिर सेम इफेक्ट दे रहा है जिस तरीके से F1 और F2 को अगर इस बॉडी पर मैं साइमल्टेनियसली अप्लाई करता तो। और यही उन्होंने कहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर, द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स इज द सिंगल वेक्टर which produces the same effect as produced by all the vectors together। F1 F2 को दो वेक्टर्स को एक साथ लगाने के बजाय अगर मैंने सिर्फ वेक्टर R लगा लिया होता उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो भी इफेक्ट क्या होता, सेम ही होता। इसलिए यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि वेक्टर R इज अ रिजल्टेंट वेक्टर फॉर वेक्टर F1 एंड वेक्टर F2, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर को बहुत डिटेल में हम आगे के लेक्चर में समझने वाले हैं। फिर बात आती है कौन से वेक्टर की, भैया निगेटिव वेक्टर। अब थोड़ा सा ना निगेटिव वेक्टर को ही अपोजिट वेक्टर कहते हैं और उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। क्या कहा है इन्होंने, अ निगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट
अपोजिट डायरेक्शन। चलिए देख लेते हैं। मान लो मेरे पास ना एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ओके, जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, और उतने ही मैग्नीट्यूड का एक दूसरा वेक्टर है, वेक्टर बी, जो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है वेक्टर ए के। तो इस वेक्टर को मैं नाम दे रहा हूँ वेक्टर बी। अब मान के चलिए वेक्टर ए जो है वो है 10 न्यूटन के फोर्स वाला वेक्टर, और वेक्टर बी जो है वो भी 10 न्यूटन के फोर्स वाला वेक्टर है, लेकिन दोनों में चेंज क्या है? इवन दो दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट देयर डायरेक्शंस आर एग्जैक्टली अपोजिट, एंड दस यू कैन से दैट वेक्टर ए is negative vector for vector B and vector B is a negative vector of vector A। ठीक है, अब ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखिए, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ना ये वेक्टर ए है, तो हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। फिलहाल मैं इस वेक्टर ए की डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा। अब यूनिट वेक्टर क्या है आगे आएगा, फिलहाल बस यहाँ पर देख लीजिए। तो ये पर्टिकुलर वेक्टर ए जो है उसे मैं लिख रहा हूँ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए उसको लिख रहा हूँ यू कैप ए, या फिर यू ए का कैप। अब देखिए वेक्टर बी जो है वो भी सेम मैग्नीट्यूड वाला है, तो वेक्टर बी को मैं लिख सकता हूँ वेक्टर बी इज इक्वल टू बी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, दैट इज यूनिट वेक्टर बी का क्या। यहां ना थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए ये जो वेक्टर बी है मेरा, इस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है वेक्टर ए की तरह, या फिर ऐसा कह लीजिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड सेम है वेक्टर बी की तरह। तो इन दोनों वेक्टर को और कैसे बता सकते हैं? सो आई विल बी राइटिंग दिस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड इट हैज़ गॉट डायरेक्शन जस्ट अपोजिट टू वेक्टर ए। सो देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, माइनस ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। समझ में आ रही है बात? फिर इसे लिखा जा सकता है वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी इंटू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है यहाँ पर हमें क्या क्या पता चलता है? माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन बताने के लिए किसके अपोजिट जा रहा है, वो वेक्टर ए के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है। वैसे ही देखो, अगर मैं वेक्टर ए को लिखना चाहूँ तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल है वेक्टर बी के जितना, तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू बी इंटू माइनस ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है ए का वो एग्जैक्टली इक्वल है बी के मैग्नीट्यूड जितना, और उसका जो डायरेक्शन है वो लेकिन क्या है, अपोजिट है। किसके वेक्टर के? वेक्टर बी के डायरेक्शन के अपोजिट है। ठीक है, वैसे ही चाहो तो वेक्टर बी को आप और इस तरीके से लिख सकते हो, दिस वेक्टर बी is equal to having exactly equal magnitude as that of A, but its direction is opposite to that of vector A, and this is how I can write this particular vector. So vector B can be written as minus of A into unit vector A। ठीक है, इस तरीके से आगे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, अभी बस थोड़ा सा कोशिश कीजिए समझने की। चलिए नेक्स्ट वेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, पहले ये भी ध्यान दीजिए, निगेटिव वेक्टर बनने के लिए ज़रूरी है कि दोनों जो वेक्टर है जो अपोजिट रहने वाले हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, उनका सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तभी वेक्टर निगेटिव बन सकते हैं डायरेक्शन के कारण। अब निगेटिव वेक्टर को समझने के बाद इक्वल वेक्टर क्या होता है उसे समझ लेते हैं। देखिए कोई भी दो वेक्टर, मान लीजिए यहाँ पर मैंने वेक्टर ए और वेक्टर बी निकाल के दिए हैं। सो टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कोई अगर वेलोसिटी के वेक्टर है तो दोनों भी वेलोसिटी के होने चाहिए, फोर्स वेक्टर है तो फोर्स के होने चाहिए, हाँ सेम ही फिजिकल क्वांटिटी के वेक्टर होने चाहिए। दे आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। अब मान के चलो यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी वेलोसिटी वेक्टर है, और मान लेते हैं कि दोनों का भी जो मैग्नीट्यूड है वो है 10 मीटर पर सेकंड का। सो वेक्टर ए भी 10 मीटर पर सेकंड है, वेक्टर बी भी 10 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी वेक्टर है। तो अब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, वेक्टर ए इज गिवन बाय इट्स मैग्नीट्यूड 10 और उसके डायरेक्शन को फिलहाल मैं लिख रहा हूँ यू ए का कैप।
ठीक है। यू ए का कैप क्यू, तो यहाँ पर यू ए एक यूनिट वेक्टर होता है जिसको हम आगे और अच्छे से स्टडी करेंगे, फिलहाल मैं इसको डायरेक्शन के लिए बोल रहा हूँ। इसी तरीके से वेक्टर बी जो है उसे मैं लिख रहा हूँ 10 इंटू यू बी कैप इज द डायरेक्शनल वेक्टर ऑफ वेक्टर बी, एंड इन दैट केस आई कैन राइट वेक्टर ए इज एग्जैक्टली इक्वल टू वेक्टर बी because these are two equal vectors, and thus vector A can also be written as B QB because B has magnitude B and उसका मैग्नीट्यूड और A का मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B। ठीक है, उसी तरीके से वेक्टर B कैन बी रिटर्न एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। एक और मैं वेक्टर ले रहा हूं, वेक्टर सी। ठीक है, यहां पर निगेटिव वेक्टर के कॉन्सेप्ट को यूज करके देखते हैं क्या होगा। मैं अगर आपसे यहां पर पूछूं वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी में क्या रिलेशंस है, तो हमें पता चलता है कि वेक्टर ए इज एग्जैक्टली इक्वल टू वेक्टर बी। यहाँ पर जो मैंने वेक्टर सी दिया है ना, उसका भी मैग्नीट्यूड में ले रहा हूँ 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी वेक्टर वाला, बस उसके डायरेक्शन अपोजिट है ए और बी के। तो मैंने यहाँ पर लिखा है वेक्टर ए इज एग्जैक्टली इक्वल टू वेक्टर बी, बट वेक्टर ए इज निगेटिव टू वेक्टर सी एंड वेक्टर बी इज ऑल्सो निगेटिव टू वेक्टर सी। Therefore, vector A is equal to vector B is equal to minus of vector C। इसका मतलब ये हुआ वेक्टर A is equal to minus of C इंटू वेक्टर C का डायरेक्शन। ठीक है, बात आ रही है समझ में? या फिर आप लिख लीजिए वेक्टर C is equal to magnitude of vector A because both have got same magnitude multiply by माइनस ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। सो इस तरीके से हम इन पर्टिकुलर वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है समझते हैं। मान लो मेरे पास ना दो ऑब्जेक्ट है, लेट्स से दिस इज वन ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है, तो मैं इसको m1 लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ और इसका मास है मान लीजिए m2। अब m1 और m2 में ना कुछ डिस्टेंस है जिसे मैं r से रिप्रेजेंट करूँगा। चलो अब मुझे अगर बोलना है कि ये जो पर्टिकुलर m2 है वो m1 से कौन सी दिशा में है, वो m1 के राइट दिशा में है, हाँ या ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर ना पोजीशन वेक्टर का रोल आता है। कोई भी ऐसा एक वेक्टर जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता रहा हो उसे हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है पोजीशन वेक्टर को, अ वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ अ चूजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की जगह ये पार्टिकल 1 जो है मेरा, इसे मान रहा हूँ मेरा कोऑर्डिनेट, और यहाँ से मैं दूसरे किसी पार्टिकल की अगर पोजीशन बताऊँ तो देखिए वो वेक्टर क्या कहलाएगा, उसे मैं लिखूँगा इस तरीके से। ठीक है, एंड दिस इज माई वेक्टर विच हैज़ गॉट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस आर एंड हैज़ द डायरेक्शन। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मैं इसको लिख रहा हूँ R21। R21 का मतलब ये होगा कि पार्टिकल 2, ये जो पार्टिकल 2 है उसकी पोजीशन में बता रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 1। बात समझ में आ रही है? या फिर इसे ही हम ऐसे भी बता सकते हैं, इस तरीके से अगर मैं लिख लूँ, सो दिस इज वेक्टर R that has magnitude equal to R and it is showing the position of first vector first particle with respect to second। बात आ रही है समझ में? ठीक है, यहाँ पर ना एक चीज़ ध्यान में रखिए, ये जो वेक्टर R12 या वेक्टर R21 है, ये 12 या 21 बस पार्टिकल को बताते हैं। अगर मैं R12 लिख रहा हूँ तो आई कैन से दैट पार्टिकल 1 की पोजीशन बताई जा रही है 2 से, या पार्टिकल या R21 लिख रहा हूँ तो यहाँ पर हम कहेंगे पार्टिकल 2 की पोजीशन बताई जा रही है पार्टिकल 1 से। तो इस हिसाब से ना देखिए हम निगेटिव वेक्टर की तरह इसको कैसे लिखेंगे, वेक्टर R12 इज द पोजीशन वेक्टर फॉर पार्टिकल 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू R
R21, R21 मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर R21 एंड हैज़ गॉट डायरेक्शन ऑफ R12। अब ये R12 क्या है, ये फिर से यूनिट वेक्टर है, ठीक है। यूनिट वेक्टर किसके लिए यूज़ होता है, डायरेक्शन के लिए, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। फिलहाल इसको थोड़ा सा रोक देते हैं, आगे बढ़ते हैं, जब पूरा हो जाएगा तो फिर से आ जाएंगे लौट कर। अब देखिए यूनिट वेक्टर, अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। अब देखिए ये मेरा ना एक वेक्टर है, मान लीजिए इसको वेक्टर ए, ठीक है। अब वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन उसकी अगर मैं सिर्फ डायरेक्शन को दिखाने के लिए बात करूं कि कोई एक पर्टिकुलर वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन बताता है, तो इस पर्टिकुलर केस में इस वेक्टर का डायरेक्शन बताया जाता है उसके यूनिट वेक्टर से। यूनिट का मतलब होगा उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 1 और उसकी जो डायरेक्शन है वो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर मैं लिख सकता हूँ यू ए का कैप। सो यू ए का कैप बताएगा पर्टिकुलर वेक्टर का डायरेक्शन। मान लो जैसे एक ये वेक्टर है, दिस इज अ वेक्टर एफ, ठीक है। सो वेक्टर एफ को मैं कैसे लिखूंगा, वेक्टर एफ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ। और डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस पर्टिकुलर वेक्टर को लिख सकते हैं यू एफ कैप। बात आ रही है क्या समझ में? सो आई विल बी राइटिंग हियर यू एफ कैप। सो यू एफ कैप या यू ए कैप, ये कैप क्या बताता है, कैप ओनली सेज दैट दिस इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब होगा मैग्नीट्यूड 1 एंड इट हैज गॉट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। अगर आपको कोई कहे कि भैया यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो आपने बोल दिया अ वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिटी एंड हैज गॉट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। उसके अलावा भी यूनिट वेक्टर को फाइंड करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। बात आ रही है क्या समझ में? क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया ना हमने, यहाँ पर एफ वेक्टर है तो उसके नीचे यहाँ पर एफ ले लिया, बचा क्या हमारे पास, यूनिट वेक्टर एफ। तो समझ लीजिए यूनिट वेक्टर इज अ रेशियो ऑफ गिवन वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, इज द रेशियो ऑफ गिवन वेक्टर in its with its magnitude, with its magnitude। बात आ रही है समझ में? अब इसके अलावा ना यूनिट वेक्टर को अब थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए फिजिक्स में ना जब भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को या फिर ओरिजिन को स्टडी करते हैं तो हमें पता है ओरिजिन से ना हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स 3 एक्सिस को ही लेते हैं, एक्सिस गोइंग एक्सिस इन एक्स डायरेक्शन, एक्सिस इन वाई डायरेक्शन एंड एक्सिस इज जेड डायरेक्शन। अब कोई भी एक पर्टिकुलर वेक्टर है, मान लीजिए दिस इज अ वेक्टर पी, ये मेरे पास एक वेक्टर पी है। अब हम जानते हैं कि ये जो वेक्टर पी है उसका तो कुछ मैग्नीट्यूड होगा, है ना। मान लीजिए वेलोसिटी वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड है 25 मीटर पर सेकंड। तो 25 मीटर पर सेकंड से एक पी वेक्टर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती हुई हमें दिख रहा है। यहाँ पर पी का जो डायरेक्शन है वो किसका डायरेक्शन है, वो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है। तो देखिए एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के लिए हम कैसे लिखेंगे, वेक्टर पी इज इक्वल टू पी इंटू डायरेक्शन वेक्टर ऑफ पी दैट इज यूनिट वेक्टर पी, ऐसा हमने लिख लिया। अब इसी को कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर पी इज इक्वल टू पी इंटू यूनिट वेक्टर एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन। ये भी बात सही है क्योंकि उस पर्टिकुलर वेक्टर में वेक्टर अगर एक्स ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम लिख सकते हैं यू एक्स। अब फिर से देखिए जो भी वेक्टर एक्स डायरेक्शन में मूव करते हैं उसे हम लिखेंगे यू एक्स, कोई भी वेक्टर अगर वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसे लिखेंगे यू वाई, और कोई भी वेक्टर अगर z डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उसका डायरेक्शन लिखेगा यू जेड। और इन सभी के ऊपर कैप अगर लगता है तो इसका मतलब है कि दीज आर द डायरेक्शनल वेक्टर्स और दीज आर द यूनिट वेक्टर विच आर एक्टिंग इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली। एंड सफिक्स एक्स वाई एंड जेड, यहाँ पर जो सफिक्स है ये एक्स वाई एंड जेड, दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड दैट इज वाई मैंने वेक्टर पी को कैसे लिख लिया है, वेक्टर पी इज इक्वल टू पी इंटू यू पी कैप, और यू पी कैप को ही रिप्लेस करके लिख लिया है यू एक्स का कैप, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर पी का डायरेक्शन है वो सेम है किसके डायरेक्शन के लिए, एक्स के डायरेक्शन के लिए। अब ना जो एक्स्ट्रा चीज़ हमें समझने वाली है वो ये है कि यू एक्स कैप को डायरेक्टली हम रिप्रेजेंट करते हैं
आई कैप के सहारे, ठीक है। तो जो भी वेक्टर एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा उसे हम आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे उसके डायरेक्शन को, जो भी वेक्टर वाई डायरेक्शन में मूव करेगा उसके यूनिट वेक्टर को जे कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, और कोई भी वेक्टर अगर जेड डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो उसके यूनिट वेक्टर को के कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, के कैप से। तो यहाँ पर देखिए ये जो मेरा वेक्टर p है इसे और मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस एज वेक्टर p इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p मल्टीप्लाइड बाय इट्स डायरेक्शन दैट इज आई कैप। चलिए एक वेक्टर ले लेता हूँ, मान लीजिए मेरे पास है वेक्टर s। अब इस वेक्टर s को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, हम लिख सकते हैं वेक्टर s इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर s इज s मल्टीप्लाई बाय इट्स डायरेक्शन। कौन सी दिशा में जा रहा है वो जा रहा है y डायरेक्शन में। अब हम जानते हैं भैया y डायरेक्शन में जो जाने वाला यूनिट वेक्टर होता है उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू वाई कैप के साथ, और यू वाई के ही बजाय हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, जे कैप। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वेक्टर s इज इक्वल टू s इंटू जे कैप, ठीक है। मान लीजिए कोई एक वेक्टर है जो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक पर्टिकुलर इस तरीके का वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम है वेक्टर m। अब वेक्टर m ना, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो इट इज़ पैरेलल टू वेक्टर z, मतलब z दिशा में जाने वाला जो यूनिट वेक्टर है ये वाला, इसको ही पैरेलल चल रहा है। तो आप क्या लिख सकते हो, वेक्टर m इज इक्वल टू m इंटू के कैप, ठीक है। यू एक्स यू वाई और यू जे के बजाय आप आई जे के भी फॉर्म में इस पर्टिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन को बता सकते हैं। अब देखिए कोई एक वेक्टर ले लेता हूँ मैं, मान लीजिए मेरे पास ये एक वेक्टर है वेक्टर टी, ठीक है। अब आप देखो तो ये जो पर्टिकुलर वेक्टर टी है इसका डायरेक्शन एक्स के अपोजिट है ना, एक्स के अपोजिट है। तो इस वेक्टर टी को हम लिख सकते हैं वेक्टर टी इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय इट्स डायरेक्शन। अब डायरेक्शन जो होगी वो होगी माइनस ऑफ आई कैप, ठीक है। तो इसे लिखा जाएगा माइनस टी इंटू आई कैप। आई कैप से क्या पता चलता है, ये जो कैप है ना, टोपी जिसको बोल रहे हैं हम, इससे पता चलता है कि ये सिर्फ एक डायरेक्शन बताने वाला यूनिट वेक्टर है, ठीक है। यहाँ से अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन वेक्टर को अगर आप उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर ले तो आपको यूनिट वेक्टर की वैल्यू पता चल जाती है, ठीक है। यूनिट वेक्टर का वैल्यू से मेरा मतलब है उसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, लेकिन हम उसके पर्टिकुलर डायरेक्शन को भी फाइंड कर सकते हैं कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। आगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी है, उन्हें भी हम समझेंगे, ठीक है। चलिए